हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो-सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्ब्स लॉ। तो जैसे कि टॉपिक से क्लियर है कि आज हम इन दोनों लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बायो-सावर्ट लॉ एंड जो कूलम्ब्स लॉ है ये दोनों किस टाइप से सिमिलरिटी रखते हैं एंड किस टाइप से डिफरेंस है इनके बीच में। ओके, तो इसी को थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे आज। एंड कूलम्ब्स लॉ हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। एंड कूलम्ब्स लॉ के अलावा जो बायो-सावर्ट लॉ है वो हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। ओके, सो कूलम्ब्स लॉ क्या है एग्जैक्टली कि एक चार्ज है। ओके, एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही कूलम्ब्स लॉ होता है, राइट। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे जो ये पॉइंट P है वो उस चार्ज से डिस्टेंस r पर रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कितना है दैट इज r। तो उसके अकॉर्डिंग वो छोटे से चार्ज हम स्मॉल चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे dq ले रहे हैं। तो उस स्मॉल चार्ज के वजह से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वहां पे। ओके, तो उसका फॉर्मूला हमने देखे थे दैट इज DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी है। ओके, तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ के बारे में। एंड अगर हम बायो-सावर्ट लॉ के बारे में बात करें तो उसके लिए हम यही बोलेंगे कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ओके, एंड उस करंट कैरिंग कंडक्टर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है या जो वायर है उसका छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। लेकिन अगर उस स्मॉल एलिमेंट में हम बोले कि कुल कितनी करंट फ्लो हो रही है तो वो होती है IDL, राइट। तो ये जो IDL है उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। ओके, हम उस स्मॉल एलिमेंट एंड करंट एलिमेंट में क्या डिफरेंस है मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ स्मॉल एलिमेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब DL है, लेकिन अगर करंट एलिमेंट बोल रहा हूँ यानी कि उस स्मॉल एलिमेंट में से जितनी करंट सप्लाई हो रही है दैट इज I करंट सप्लाई हो रही है तो वी विल से कि करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा दैट इज IDL। ओके, अब इस IDL से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, सपोज कर रहे हैं वो P है, तो हमको वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ है उसके लिए फॉर्मूला हमने देखे थे दैट इज DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो परमियाबिलिटी है। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले बेसिकली हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो चलिए अब इसके बारे में और इन डेप्थ बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों लॉज को, ओके, तो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं एंड वैसे ही कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं। ओके, क्या सिमिलरिटीज हैं क्या डिससिमिलरिटीज हैं चलिए देखते हैं वन बाय वन। ये दोनों ही फील्ड जो है वो ओबे करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हाट इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ? इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम कि जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में या फिर उस पॉइंट से चार्ज के बीच में, हम दोनों ही लॉ के लिए बात कर रहे हैं, तो उनका जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है इनवर्स। तो वही है कि दोनों ही फील्ड जो है चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों फील्ड जो हैं वो इनवर्सली होते हैं द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, वो पॉइंट से जितना डिस्टेंस पे है। एंड द सेकंड पॉइंट आई मीन जो सेकंड सिमिलरिटी वो है कि दोनों ही फील्ड जो हैं वो लॉन्ग रेंज की फील्ड्स होते हैं, मतलब कि लॉन्ग रेंज तक वो कवर करते हैं। द थर्ड सिमिलरिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू बोथ फील्ड्स। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये दोनों ही फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, ये क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि सुपरपोजिशन क्या होता है, तो उसको इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करने के लिए चलिए दिखाता हूं कि सुपरपोजिशन क्या होता है। तो बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ओके, तो होता है स्टूडेंट्स ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है चार्ज होता है। सपोज करें हमारे पास एक मेन चार्ज है दैट इज Q1। ओके, हमको इस एक चार्ज पर बाकी और भी बहुत सारे चार्ज हैं, तो कभी भी सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल काम करता है वो तभी काम करता है जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस इट मीन्स मल्टीपल चार्जेस हों। तो यहाँ पे इस एक चार्ज पे सारे ही अदर चार्जेस एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, राइट। एक फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। तो ये जो फोर्स है इट मीन्स जो टोटल फोर्स है जो कि उस Q1 चार्ज पे फील हो रहा है, ओके, तो टोटल फोर्स जो है वो हर एक इंडिविजुअली जितना भी हर एक चार्ज फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। दैट्स इट, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि टोटल फोर्स जो है एक किसी चार्ज पे अप्लाई हो रहा है और उसका जो वेक्टर सम है सारे फोर्सेस का जो कि वो एक्सर्ट कर रहा है उसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा गया है। इसलिए हम लेट कर रहे हैं कि इस एक चार्ज पर
चार्ज Q1 पे Q2 जो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि F12 एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसे 13 अप्लाई कर रहा है, ऐसे 14 अप्लाई कर रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो अप टू द F1n रखेंगे। ओके, इट मीन्स इसको रीड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स की फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2। ओके, इस टाइप से सबका जो वेक्टर हम लेंगे वही आपका फाइनल फोर्स होता है। तो इस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है। लेकिन अगर अब हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तो अगेन द थिंग्स विल रिमेन सेम। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ओके, यहाँ आप बोल सकते हैं करंट एलिमेंट लेते हैं, तो उसके कारण इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होता होगा, राइट। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे जो स्मॉल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इस पर अप्लाई करेंगे फोर्स, तो उनका वेक्टर सम जो होता है वही ये बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए वापस हमारे पॉइंट पे चलते हैं। तो वही है कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये दोनों ही फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिलेट करता है अपने करंट एलिमेंट इट मीन्स आइडियल से, एंड वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रिलेट करता है अपने छोटे से चार्ज यानी कि सोर्स पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से दोनों में सिमिलरिटी देखने मिलती है कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये दोनों के लिए काम एज इट इज करता है। तो ये थी सिमिलरिटीज। चलिए बात करते हैं डिससिमिलरिटीज या फिर उनके बीच के डिफरेंसेस की। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है एक वेक्टर सोर्स की वजह से। वेक्टर सोर्स क्या है, दैट इज करंट एलिमेंट आइडियल, इसके वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये जो आइडियल आप देख रहे हैं करंट एलिमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर सोर्स है। लेकिन अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एक स्केलर सोर्स से, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि वो स्केलर सोर्स है, राइट। तो ये एक पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एग्जैक्टली कैसे होती है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कि आपने इस टॉपिक में देखे होंगे कि किस तरीके से हमारे पास एक बेसिकली यहाँ पे चार्ज था। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है अप्लाई या तो इस डायरेक्शन में होता है या फिर इस डायरेक्शन में होता है, या तो अट्रैक्शन होगा या तो फिर रिपल्शन होता है। तो अलोंग द उसी एक्सिस के होता है। तो वही लिखा हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ये डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट या तो इधर हो गया तो इधर होगा, तो उसी लाइनिंग के ज्वाइनिंग के पॉइंट पे हमको मिलता है। ओके, लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के, यानी कि जहां पे भी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। यहाँ पे अलोंग द लाइन काम नहीं होता है, पर उसके परपेंडिकुलर पे हमको डिस्टेंस पे सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इसलिए उसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही होती है। ओके, तो ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। वैसे आपने ये चीज देखे भी होंगे, पिछले बायो सावर्ट लॉ में हमने देखे थे कि जो हमको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो 90 डिग्री पे ही मिलता है, इट मीन्स वो परपेंडिकुलर ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड डिफरेंस इज बायो सावर्ट लॉ में हमने ये देखे थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है उस एंगल के साइन की वैल्यू पर। ओके, और ये जो एंगल था वो एग्जैक्टली किसके बीच में था, करंट एलिमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर के बीच में, जबकि कूलम्ब्स लॉ में ऐसा कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है कि वो किसी एंगल पे डिपेंड करे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंसेस एंड द क्या सिमिलरिटीज है इन कूलम्ब्स लॉ एंड द बायो सावर्ट लॉ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।